हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कंपनी रूल एक्सपैंड्स के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं अब समराइज़ करूँगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब बैटल ऑफ बक्सार जो था, जब 1764 में मीर कासिम को हराने के बाद कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सार में को जीता, तो क्या हुआ, जो कंपनी थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कुछ नुमाइंदे जो हैं उन्हें इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट करेंगे। ठीक है, उन नुमाइंदों को रेजिडेंट्स के नाम से जाना जाने लगा। तो रेजिडेंट जो थे वो बेसिकली पॉलिटिकल या फिर हम कह सकते हैं कमर्शियल एजेंट थे, जिनका मेन काम था टू सर्व फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी इंटरेस्ट था उसको सर्व करना, ये काम था रेजिडेंट का। लेकिन रेजिडेंट ने क्या किया? रेजिडेंट ने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंडियन स्टेट्स के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो किसके पास आएंगी, सक्सेसर कौन होगा थ्रोन का, इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे अब ये रेजिडेंट्स जो थे वो लेने लगे। और साथ में इन्होंने क्या किया, कंपनी ने फोर्स किया जो इंडियन रूलर्स को कि वो सब्सिडरी अलायंस का हिस्सा बने। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि इंडियन रूलर्स जो थे वो अपनी आर्मी नहीं रख पाते। ठीक है, इंडियन रूलर्स को ऐसा राइट नहीं था कि वो आर्मी अपनी रख सकते थे, तो कंपनी जो थी वही आर्मी प्रोवाइड कर रही थी इंडियन रूलर्स को उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और इनके लिए ये जो आर्मी कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, इसके लिए इंडियन रूलर्स को क्या करना था? पे करना था। इसको कहा जाता था सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे करना, मेंटेनेंस के लिए उनकी पे करना। और अगर तो कोई भी इंडियन स्टेट जो थी वो सब्सिडरी फोर्सेस को पे नहीं कर पाती थी, तो इनके पेनल्टी के रूप में जो कंपनी थी वो इंडियन टेरिटरी जो थी वो ऑक्यूपाई कर लेती थी, उन रूलर्स की जो टेरिटरी होती थी उसको ऑक्यूपाई कर लेती थी। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे रिचर्ड वेल्सली जो थे, जब वो गवर्नर जनरल थे तो क्या हुआ, जो नवाब थे अवध के, वो सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें अपनी टेरिटरी जो थी वो कंपनी के हवाले करने पड़ी, कुछ हिस्सा कंपनी को देना पड़ा उन्हें। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास हैदराबाद की आती है, जो कि सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर से। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे और इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। जब कंपनी जो थी बेसिकली कंपनी कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं करती थी। डायरेक्टली मिलिट्री का आमना सामना जो था वो इंडियन रूलर्स की मिलिट्री के साथ नहीं होता था। ये अपना हमने पहले भी पढ़ा, ये अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस तरीके का इन्फ्लुएंस जो था वो पहले उन एरियाज़ में, उन टेरिटरीज़ में डालते थे जो इनको एनेक्स करनी होती थी, जो इनको जीतनी होती थी। अब कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सिर्फ उन जगहों पे करती थी जहाँ पे इनको थ्रेट लगता था किसी भी तरीके का, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके इनको किसी तरीके का थ्रेट लगता था, वहाँ पे ये लोग डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करते थे। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास आ जाती है साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर की। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। तो मैसूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कब? जब वहाँ पे लीडरशिप थी, पावरफुल रूलर्स की लीडरशिप थी, जैसे कि हैदर अली, जिन्होंने रूल किया 1761 से लेकर 1782 में 82 तक, और उनके फेमस जो थे उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिन्होंने रूल किया 1782 से लेके 1799 में। मैसूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था मालाबार कोस्ट में। ठीक है, मालाबार कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा था, किसके साथ? कंपनी के साथ ट्रेड करके। कंपनी जो थी यहाँ से परचेज़ कर रही थी पेपर और कार्डमम। अब क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड चल रहा था टीपू सुल्तान या उनके फादर का कंपनी के साथ। लेकिन 1785 में क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने जो एक्सपोर्ट था वो रोक दिया। जो कंपनी जो चीज़ें एक्सपोर्ट करती थी, कुछ चीज़ें जैसे सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट रोक दिया। और इन्होंने साथ ही साथ अपने जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो लोकल लोग थे जो इनको सेल करते थे ये सामान कंपनी को, उनको मना कर दिया। ठीक है, किसी भी तरीके का सामान कंपनी को सेल करने से मना कर दिया। अब इस टाइम पे जो टीपू सुल्तान थे, इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था फ्रेंच के साथ,
और ये फ्रेंच जो थे वो ब्रिटिशर्स के राइवल्स थे, दुश्मन थे। तो ये चीज़ जो थी वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। साथ ही में इन्होंने क्या किया, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उनको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया। किनकी मदद से? फ्रेंच की मदद से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया उनको। तो ये चीज़ भी ब्रिटिशर्स को कुछ भी अच्छी नहीं लगी। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस चीज़ को लेके। उन्होंने हैदर अली और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को क्या देखा, बहुत, अब हम कह सकते हैं उनको एक राइवल के रूप में देखा। उनको ऐसा लगता था कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, एरोगेंट है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रूलर्स हैं, जिनको कंट्रोल करना और क्रश करना जो था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसा किनको लग रहा था? ऐसा ब्रिटिशर्स को लग रहा था। इसीलिए इन्होंने लगभग 4 वॉर्स जो थे वो इनके साथ लड़े। 4 वॉर्स हुए मैसूर में, 1767 टू 69 फर्स्ट, 1780 टू 84 दूसरा, 1790 टू 92 तीसरा और 1799 में चौथा। जो लास्ट जो फाइट थी इनकी ब्रिटिशर्स की टीपू सुल्तान के साथ, उस जो कि थी बैटल ऑफ सेरिंगापटम। यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे वो हार गए और उनकी डेथ हुई। अपने राज्य को बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान जो थे वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापटम, मैसूर वॉल। और मैसूर जो था उनको वापस से अपनी पुरानी डायनास्टी जो थी, डायनास्टी ऑफ वोडियार्स, इनके अंडर में डाल दिया गया। साथ ही में क्या हुआ, बेसिक यहाँ पे क्या हुआ, 1792 की अगर हम बात करें तो 1792 में कंपनी, ये वाला पैराग्राफ बता रही हूँ मैं आपको, 1792 में कंपनी जो थी उन्होंने कंबाइंड फोर्स, ठीक है, कंबाइंड फोर्स का इस्तेमाल किया। कंबाइंड फोर्स में कौन कौन थे? मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन दोनों की मदद से इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, इनको हरा दिया। टीपू सुल्तान जो थी उनको हराया। और कंपनी जो थी उन्होंने टीपू सुल्तान को अटैक किया, उनको हरा दिया और टीपू सुल्तान को फोर्स किया कि वो एक ट्रीटी साइन करे जिसके तहत उनके जो 2 बेटे हैं वो एज होस्टेजेस रहेंगे। होस्टेजेस मतलब बंदी की तरह रहेंगे।